नमस्कार, मैं अनंत विजय हूं और दैनिक जागरण हिंदी है हम के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दैनिक जागरण के तमाम पाठक और हिंदी से प्रेम करने वाले सभी दर्शक, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस सप्ताह एक नई किताब और एक नई शख्सियत से आपकी भेंट करवाऊंगा। बहुत दिलचस्प बातचीत होगी। एक ऐसी परंपरा के लेखक हैं जिनकी ये पहली किताब है, मुझे जहां तक याद है वो सेंट स्टीफेंस में पढ़े हैं। भारत के प्रशासनिक सेवा में लंबे समय तक रह चुके हैं, एक राज्य के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने हिंदी में किताब लिखी है। पुस्तक मेरे हाथ में है, माधोपुर का घर। लेखक का नाम है त्रिपुरारी शरण और प्रकाशक है राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली। आप सब लोग इस किताब को खरीदिए, पढ़िए और फिर इस पर चर्चा हमारी जो होगी उसके साथ अपने को जोड़िए। त्रिपुरारी जी, बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले इस किताब को पढ़ने के बाद जो मेरे मन में सवाल उठा, इसका नाम माधोपुर का घर क्यों रखा आपने? ये सिर्फ माधोपुर अगर छोड़ देते तब भी वही बात होती। बहुत विशिष्ट कारण है जी। घर जो है वो माधोपुर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि पूरी जो अवधारणा, घर की अवधारणा जो है, अगर आपने इस पे गौर किया होगा तो ये पुस्तक जो है घर की अवधारणा, डिस्प्लेसमेंट, घर से हट जाना, कट जाना, उसका क्या मतलब होता है जीवन में, उसका किसके किसके ऊपर असर पड़ता है, जो उस घर में रहता है सिर्फ उसी के ऊपर या किसी और के ऊपर। तो ये एक पूरा जो दौर हर समाज को झेलना पड़ता है। आज भले ही ऐसे समाज मिलेंगे विकसित देशों में, खास करके जहाँ पे पता चला कि 3-3, 4-4 जनरेशन से लोग उसी जगह रह रहे हैं या कुछ इस तरीके की, लेकिन जब विकासशील होता है समाज, जब परिवर्तन आता रहता है, तब उस वक़्त जो वो कटने की, हटने की, अपने ज़मीन से हटने की, घर से बेघर हो जाने की जो बात होती है, वो उसको घर की अवधारणा से मैंने इसको संवारने की कोशिश की है। माधोपुर क्या आपका गांव है? नहीं, ये काल्पनिक नाम है। अच्छा। मैं इसमें देखिए, अब ये आपने आजकल तो बहुत चल चुका है, ऑटो फिक्शन करके एक पूरा तरीका निकल गया है, तो हम इसको ऑटो फिक्शन भी नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत चीज़ों को थोड़ा बहुत तो फिक्शनलाइज करना पड़ा, क्योंकि एक ढांचे में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एक अवधारणा को विकसित करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो लकीर की फ़कीर की तरह तो मैं उठा करके और यहाँ पर डाल नहीं दूंगा। इसीलिए वो माधोपुर जो है वो काल्पनिक नाम है। तो रमनपुर आपका गांव है? नहीं, कोई भी। अच्छा, वो कोई सारे गांव इसमें काल्पनिक सबका है। नाम, जैसे आप कहते हैं एक जगह कि हमारे पूर्वज जो है, जो आपका नैरेटर है वो कहती है या कहता है कि आपके पूर्वज रमनपुर गांव में गाजीपुर से आए थे। जी। मतलब आपके नहीं, मैं मान के चल रहा हूं कि लेखक आप हैं, तो आप अपनी। उससे पहले आप ये बता दीजिए कि ये आपका संस्मरण है, आत्मकथा है, या आपके आंखों से गुजरे हुए कालखंड का आख्यान है? नहीं, वो तो मेरे आंखों के सामने से गुजरे हुए कालखंड का तो हो ही नहीं सकता है। इसमें तो आप देखेंगे कि सोशल हिस्ट्री है। सोशल हिस्ट्री में तो मैं गवाह रहा नहीं हूँ, और मैंने खास करके क्रिस्टोफर बेली की किताब को बहुत ध्यान से पढ़ा था। तो एक उत्सुकता होती है ना, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन थे आपके पूर्वज, और कैसे जो भी घटनाएं घटी हैं या जो भी विकास हुआ या नहीं हुआ, उसके पीछे क्या कारण था। तो इन सब चीज़ों पर नज़र गाड़ने के क्रम में ये आप देखें कि इसमें मेरा अपना कोई वृत्तांत नहीं है, और ये सारी चीज़ें मेरी देखी हुई नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैं चश्मदीद गवाह रहा हूँ या जिनके बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, लेकिन वो वैसा कहना कि मतलब आपका संस्मरण या आपकी संस्मरण नहीं, संस्मरण में नहीं मानूंगा इसको। हाँ, लेकिन बहुत जगह मेरे संस्मरणों का एक रूप उसमें ज़रूर आता है। आपने इसमें एक और प्रविधि अपनाई है लेखन की, कि आप किसी के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे लोरा का आख्यान है, जैसे लेडी के नाम से आपने जो श्वान
का वर्णन दिया है, उसके बाद उसके हिसाब से या फिर दादी की डायरी के हिसाब से या फिर बाद के दिनों में अपने गांव के मार्फत से, तो ये प्रविधि की कहाँ से दिमाग में आया? क्योंकि आमतौर पर हिंदी में जो हम देखते हैं इस तरह का लेखन, उसके केंद्र में मैं होता है, स्व होता है, लेकिन आपने किसी थर्ड पर्सन को केंद्र में रखते हुए उससे बातें कहलवाई हैं सारी। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है और इसका उत्तर मैं 2 खंडों में देना चाहूँगा। पहला तो ये है कि एक तो फॉर्म के लेवल पे नवाचार मैंने करने की कोशिश की है, फॉर्म के लेवल पे। अच्छा, फॉर्म के लेवल पे नवाचार क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि नॉर्मली ये एक दूसरे से वार्तालाप के माध्यम से इस तरीके की रचनाएं जो हैं आगे बढ़ती हैं और वो कभी कभी बहुत उबाऊ भी हो सकती हैं, और मैंने इस चीज़ को झेला है। पढ़ता हूँ, मैं काफ़ी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि जहाँ ये एक परिधि से बाहर जाता है इस तरीके का वार्तालाप, तो वो थोड़ा उबाऊ हो जाता है। तो एक तो विधा के तौर मतलब फॉर्म के तौर पर मैंने वो एक नवाचार करने की कोशिश की है, और दूसरा कारण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आप जो आपने कहा ना कि केंद्र में रहता है लेखक, उससे क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी बहुत नष्ट होती है, बहुत नष्ट होती है। अब यहाँ अब लोरा अपने तरफ से कह रही है तो मैं एकदम खुल करके एकदम फियरलेसली जो सोचता हूँ वो उसके माध्यम से लिखवा पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पे नरेटर हो जाऊँगा तो ज़रूर कहीं न कहीं मुझे किसी न किसी दबाव में आना पड़ेगा, चाहे वो इमोशनल दबाव हो, चाहे जिस तरीके का। तो वो एक ऑब्जेक्टिविटी का बहुत बड़ा ये मैंने उठाया है। आपने इसमें आज़ादी के पूर्व का कालखंड भी लिया है। आपने माधोपुर के उन परिवारों की कहानी भी बताई है, मैं आपका परिवार नहीं कह रहा हूँ जानबूझकर, जो बहुत बड़े जमींदार थे या जो राजा थे, या आपने चर्चा भी की है कि जॉर्ज पंचम के उनके घर तक आने और 3 किलोमीटर तक लाल कालीन बिछाने की चर्चा की गई। इस तरह के वाकये जब आप लिख रहे थे तो क्या इसको हिस्टोरिकली कोरोबोरेट करने का प्रयास किया आपने, या फिक्शन बना के लिखा है? नहीं, फिक्शन तो है ही, लेकिन ये ऐसे ही मतलब कहीं से उठाया हुआ फिक्शन नहीं है। मैं आपको बताऊं कि बहुत कुछ इसमें से बहुत कुछ जो बातें इसमें हैं वो मेरी माँ ने लिखा हुआ है, और बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से उनकी चीज़ें थीं। जब वो बहुत उम्र दराज हो गई तो मैंने उनसे कहा कि तुम पढ़ती थी मेरी माँ बहुत, तो मैंने कहा कि क्या दिन भर बैठ कर के किताबें पढ़ती रहती, कुछ अपने संस्मरण लिखो कुछ। तो बहुत सारी बातें मुझे उनके संस्मरण से मिली, लेकिन उनको एक सैद्धांतिक ढांचे में, एक ऑथेंटिक ढांचे में डालने के लिए थोड़ा बहुत मैंने उस ज़माने के बारे में, इतिहास का मैं विद्यार्थी रहा हूँ तो पढ़ा भी मैंने, और जैसा मैंने बताया क्रिस्टोफर बेली ने बहुत कुछ लिखा है उस पीरियड के बारे में, उस इलाके के बारे में। तो वो सब दोनों का मिला जुला करके, इसलिए ये कोई इतिहास नहीं है, इसलिए मैंने उसमें जो काल्पनिकता का सहारा लिया है वो इसीलिए, ताकि आपको ये ना कहे कि अरे ये तो आपने गलत कह दिया या सही कह दिया। अरे ये मैंने कहा, गलत की सही ये तो मैं जानता हूँ ना। पर इसको पूरी तरह से गल्प भी नहीं कहा जा सकता। गल्प नहीं है, क्योंकि किसी न किसी ने उसको देखा है। हाँ, किसी ने महसूस किया है। जरूर। इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे जब पाठक पढ़ता है तो आपको लगेगा कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, आपके गांव में भी ऐसा हो रहा होगा। इसमें एक बहुत दिलचस्प प्रसंग है शर्मा जी की शादी का। उसमें BHU से कहानी चलती है, फिर इनके गांव जाती है, इनके नहीं माधोपुर जाती है, फिर वो जो पूरा प्रसंग है ये भी आपने देखा कि किस तरह से, दरअसल वो प्रसंग इतना दिलचस्प है कि मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं बताने का। दरअसल होता क्या है कि लड़की की शादी तय होती है और जब बारात गांव में आ जाता है तो बारात को ये कह दिया जाता है जाके कि जिस लड़की को दिखाया गया था उसकी जगह लड़की बदल के मंडप पे बिठाई जा रही है। फिर पूरा बितंडा खड़ा होता है और बहुत ही रोचक तरीके से माधोपुर का घर इस किताब में त्रिपुरारी जी ने उस पर लिखा है। तो ये सब क्या आपने देखा होगा? जरूर देखा होगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं मैंने भी देखी हैं। मुझे लगता है कि, लेकिन इसको कलमबद्ध करना और उसको एक सोशल कॉन्टेक्स्ट देना, ये क्या
मतलब ये तो फिक्शन में नहीं होता है आमतौर पर, ऐसा फिक्शन लोग ऊपर ऊपर निकल लेते हैं। तो ये जो शर्मा जी की शादी वाला जो पूरा प्रसंग है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी मुझे बताया गया है। अच्छा। मेरे परिवार में बताया गया है, तो इसलिए मैं इसका जानता हूँ। मैं चश्मदीद गवाह तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन बताया गया और एक नहीं कई स्रोतों से ये मुझे पता चला था। और ये चीज़ें मैंने अपने जीवन काल में भी गांव में देखा है। लड़ाई हो गई, मैं बंदूक निकल गया और ये वो, तो ये सब होता था। अब नहीं होता है, अब नहीं होता। आपने इसमें कई जगहों पे एक जाति विशेष का उल्लेख किया है, भूमिहार जाति का, और उनके लड़कियों के विवाह में आने वाली दिक्कतों पर बहुत कम लिखा है, लेकिन बहुत गहराई से पैनी नज़र से आपने उसको लिखा है। तो इसको सिर्फ संस्मरण या गल्प कहने से ज़्यादा मुझे लगता है कि क्या आप पाठकों को ये बताना चाहेंगे कि इसमें सामाजिक यथार्थ भी बहुत ज़्यादा उपस्थित है? मैं तो समझता हूँ कि मैं इसको अगर कहूँ कि ये उपन्यास नहीं, ये सोशल हिस्ट्री है, तो मैं ज़्यादा न्याय करूँगा अपनी इस कृति के साथ। लेकिन अब सोशल हिस्ट्री कहने के बाद तो फिर बहुत लोग पढ़ने से मना कर देंगे, या हमको नहीं मतलब है सोशल हिस्ट्री से। लेकिन वास्तव में ये है, समाज का इतिहास एक ये दस्तावेज है, और मतलब ऐतिहासिक या इतिहास रूपी दस्तावेज नहीं है, क्योंकि वैसा दावा करने पर बहुत लोग बिना मतलब का प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन ये एक झांकी देता है आपको, क्या रीति रिवाज था, क्या प्रथाएं थीं, कैसी तकलीफ थी, कैसा समाज था। ये मेरे दिमाग में सर्वोपरि रहा कि कोई कहानी मुझे नहीं लिखनी है। कहानी तो हर कोई लिख सकता है, कहानी लिखने की बात नहीं। उस जो कुछ है उस पर एक ज़्यादा गहरी दृष्टि, विश्लेषणात्मक दृष्टि, और एक तरीके से कहिए कि उससे कुछ हम बता सकते हैं कि नहीं, कोई नई बात अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता सकते हैं कि नहीं। इसमें तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे बेटे की पीढ़ी उससे पूर्णतः अनभिज्ञ है, पूर्णतः अनभिज्ञ। वो जैसे वो जो दो भाइयों की कहानी आपने लिखी है और जो बताई है कि बड़ा भाई बहुत लेट लर्नर थे और उनको बाद में संस्कृत और ये सारी चीज़ें सिखाई गई, छोटे भाई ने गद्दी संभाली और उसके बाद किस तरह से वो पूरा, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में नई पीढ़ी को माधोपुर का घर पढ़ना चाहिए। ये तमाम प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो ऑर्डर करके मंगवाइए। और मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस पुस्तक में सिर्फ त्रिपुरारी शरण जी का के अनुभव नहीं है, वो उस एक आज़ादी पूर्व के कालखंड के बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में पढ़कर आप मेरी तरह चमत्कृत रह सकते हैं। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं, आप कहाँ हैं इसमें? नाम तो नहीं बताएंगे हम, लेकिन है। मुझे नाम का अंदाजा पाठक को मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये हैं और एक नाम से भी हैं। लेकिन अब बिना अब आपने ही चर्चा की कि बहुत लोग जो लिखते हैं उसमें उसके केंद्र में लेखक रहता है, तो मैं वैसा करना नहीं चाहता था। लेकिन मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो तभी इस्टेब्लिश होंगी जब वो मेरे माध्यम से वहाँ पे उपस्थित हों। और अगर मैं अपने आप को एकदम गायब कर दूं तो शायद इसकी ऑथेंटिसिटी में कमी आएगी। पर आप पकड़ नहीं पाएंगे कि लेखक यहाँ कहाँ मौजूद है। मुझे लगता है कि आप, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कालखंड में। एक दौर बिहार में ऐसा आया था जब वहाँ लड़कों को किडनैप करके शादी कराई जाती थी। क्या पकड़ुआ ब्याह, पकड़ुआ शादी कहते थे, हम लोग की तरफ पकड़ुआ ब्याह कहते थे। तो इसमें एक वो प्रसंग भी है जब वो पहुंच जाते हैं 4 लोग और डॉक्टर साहब अपनी तिजोरी में पैसा रख रहे होते हैं, तो डॉक्टर साहब को ये डर लगता है कि 4 लोग उनके बेटे को किडनैप करके, और जब शादी की बात चल रही होती है तब तक उनका डर दूर नहीं होता, उनको लगता है ये किडनैप करने आए। तो ये जो सोशल कमेंट्री भी करते चलते हैं आप साथ साथ, कमेंट्री तो इसमें हर जगह है। हाँ, तो ये क्या मतलब, मुझे तो बहुत कई बार मैं पसोपेश में पढ़ा इसमें कि किताब बनाना क्या चाहते हैं आप इसको। किताब देखिए, मैं उस फिलॉसफी में विश्वास नहीं करता हूँ कि कोई
संवाद हो या कोई क्या कहते हैं मैसेज हो, है ना। मैं समझता हूँ कि द मीडियम इटसेल्फ शुड बी द मैसेज। जो मैं कह रहा हूँ, जो सुना रहा हूँ, चाहे वो कहानी है या व्याख्यान है या आख्यान है, उसी से आप बहुत कुछ पा सकते हैं, उसी में बहुत कुछ पा सकते हैं। तो इसलिए ये एक तरीके से दस्तावेज इसको हम कहेंगे, वो ज़्यादा उपयुक्त शब्द इसके लिए है। इतनी दिलचस्प चीजें हैं, मतलब मैं तो अगर इस किताब की समीक्षा लिखता तो दिलचस्प प्रसंगों का कोलाज, मैं इसको ये कहता। अब दादी हैं, वो मांस नहीं खाती हैं, घर में लेडी आ गई, मांस दादी तो लहसुन प्याज भी नहीं खाती। हाँ, तो ये जो भारतीय महिलाओं का एक चरित्र है, इसको भी आपने बखूबी इसमें उभारा है कि हम अपने पति के लिए या पति की पसंद के लिए आंगन में मांस बनने की अनुमति देंगे, चाहे वो श्वान ही क्यों ना हो। ये जो एक उदार चरित्र नारी का आपने चित्रण किया है, ये कहीं ना कहीं तो आपके अवचेतन मन में रहा होगा। नहीं, वो तो सीधे मेरी माँ से वो अच्छा, चरित्र लिया गया है। अच्छा, वो पूरा का पूरा जो है, अब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बताता हूँ आपको। तो ये उन्हीं पर आधारित है, उनके ही जीवन चर्या पर आधारित है। और ये मैं समझता था, मेरी इस किताब को लिखने के पीछे एक ये उद्देश्य भी था कि मैं अपनी माँ को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकूं। जी, शी वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेडी। लेकिन क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने के बावजूद भी आप कितने बंधनों में रहते हैं, कितनी चीज़ों को सहते हैं, कितनी व्यथाओं को दबाए रहते हैं, जिनके कारण आपका व्यक्तित्व पूरे उभार तक नहीं पहुंच पाता है। जो उसकी संभावनाएं होती हैं वहां तक नहीं पहुंच पाता है। अब मेरी माँ तो उस ज़माने में होमगार्ड की ट्रेंड शूटर थी। अच्छा, हाँ, लेकिन अब फिर वो हुआ एक परिवार को, हाँ, तो वो सब चीज़ें थी। फिर इसीलिए मैंने वो जो पूरा व्याख्यान शुरू किया है कि वो कुत्ते को लाने के बाद क्या होता है, वो कि उसका मकसद भी यही है कि जब आप किसी के व्यक्तित्व पर इतना ज़्यादा दबाव डालते हैं, वो एकदम विद्रोह कर जाती हैं, वो एकदम शांत चरित्र नारी इतने मतलब आक्रामक तरीके से गांव में रात को निकल जाती हैं। वो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। और मैंने उसी से शुरुआत की आपने, बिल्कुल बिल्कुल देखा मैंने। तो और सामाजिक स्थितियों के अलावा जो परिवार के माध्यम से, या जब कलकत्ते आदि की आप चर्चा करते हैं, मैं अब थोड़ी देर में आऊँगा विस्थापन वाली, उस पर उसकी जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है, क्योंकि वो बिहार में एक कालखंड ऐसा भी आया, अभी जब हम लोग वहाँ तक पहुँचे, आगे आते हैं, इस पे भी चर्चा होगी। एक सवाल और मेरे मन में है कि आप इसको फिक्शन या आपको इस सोशल हिस्ट्री कहने में डरे क्यों? आपको क्यों लगा कि लोग नहीं पढ़ेंगे? क्या हिंदी समाज पर आपको भरोसा नहीं था? नहीं, हिंदी समाज पर मुझे पूरा भरोसा है। और मैं आपको बताऊं कि आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आपके सामने, अभी 2 महीना हुआ है, और मुझे ऐसे लोगों से स्नेह मिला है इस किताब को लेकर के, इस किताब को स्नेह मिला है कि मैं चाहता था कि यही मेरा असल पाठक वर्ग हो। बूढ़ी महिलाएं, है ना, 80-85 साल की महिलाएं, कोई प्रोफेसर रही हैं, कुछ भी इस तरीके से। तो हिंदी पाठक वर्ग पर तो मुझे भरोसा है। उसको विधा के तौर पर नवाचार वाली चीज़ें, रोचक तरीके से प्रस्तुत की गई चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये अलग बात है। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर रोचक तरीके से आप नवाचार को प्रस्तुत करेंगे तो हिंदी का इतना बड़ा पाठक वर्ग है, उसमें हम लोग टैप नहीं कर पाए हैं, उसकी पूरी संभावनाओं को हम टैप नहीं कर पाए हैं। देखिए, छोटे छोटे देश हैं यूरोप में, हम फ्रांस और जर्मनी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे देश हैं, उसका कितना बड़ा पाठक वर्ग होगा, लेकिन उनका साहित्य कितना समृद्ध है, कितना विकसित है। हमारे यहाँ वो दिक्कत तो है, मतलब अब क्या बताएं, वो दिक्कत तो है। अब इस पे तो बहुत उंगलियां उठेंगी। बिल्कुल।
इसमें अभी मैंने कुछ दिन पहले आपकी एक तस्वीर देखी फेसबुक पर, जब आप किसी खंडहरनुमा जगह पे खड़े हैं। स्मिता खंडहरनुमा। जी, एक कोई घर है, अस्मिता जो फिल्मों में उसने कुछ पोस्ट डाले थे। शायद आप माधोपुर में ही थे, वही जो काल्पनिक माधोपुर है। ना, काल्पनिक माधोपुर तो बस नाम है। अच्छा, वो कहीं से तो आप अपने गांव में थे। नहीं, वो जो खंडहर आपने दिखाया जी। वो अस्मिता जो है ना जी, उसका गांव है। अच्छा, वो उसका गांव। उसका गांव है, पंडुई है जी, जहानाबाद जी, में, बड़ा प्रसिद्ध गांव है। जी जी पंडुई के काफी लोग इधर उधर हैं जी। कई विधाओं में। उसका भाई तो उसका पति जो है वो तो फिल्म बनाता है। जी जी, फिल्म बनाया भी है उन्होंने। अच्छा, मुझे लगा था कि वो और राजेश लड़का है पंडुई का जो सीरियल्स में काम करता है, सारा भाई वर्सेस सारा भाई में जी था। जी जी जी। अब एक चीज ये बताइए, इसमें जो गांव छोड़ के जाने की कहानी है, वो अगेन फिर मेरा सवाल वही आता है कि वो भी तो एक सामाजिक समस्या के तौर पर है, लेकिन आप उसको बहुत दिलचस्प तरीके से उठाते, कहानी की तरह करते। तो आपके अंदर जो ये कहानीकार का गुण है वो कहां से आया? कहानीकार का गुण तो अब अपने बारे में कहना खराब लगता है, खराब नहीं, आप लेकिन बता इस नौकरी ने मुझे मेरे अपने असल पेशे से हटा दिया, विस्थापित कर दिया। और मुझे अभी भी याद है, मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में था तो आईआईटी दिल्ली में उनका फेस्टिवल शुरू हुआ था, रॉन्डेवू करके 1978 में। उनका पहला रॉन्डेवू था। उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन हुआ था। तो उसमें वो एक लाइन देते थे और बोलते थे कि इसको कहानी में आप डेवलप कीजिए, और एक समय सीमा होती थी। और आज भी वो जो कहानी मैंने लिखी थी वो मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन अब खोजते रहता हूँ, नहीं मिलती। लेकिन अब है, मैंने अपने अंदर के कहानीकार को कई बार खोजने की कोशिश की है, कई बार दिखाई भी दिया है, लेकिन फिर भाग गया। तो हमने तो जब पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में था मैं, तो दो फिल्मों की कहानियाँ खुद लिखी और बहुत बार सोचते रहे, लेकिन पता नहीं, ये शायद मेरे में उतना अनुशासन है नहीं कि नौकरी भी करूं और कहानी भी लिखूं। बहुत लोग शायद कर लेते हैं, लेकिन मेरे में है नहीं। तो इसलिए इंतज़ार था वैसे वक्त का जब मैं अवकाश प्राप्त करने के बाद अपने मन की करे। नहीं, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। अभी आपने अपने उस जो बोला, आपने हिंदी क्यों चुना? आप तो अंग्रेजी में निष्णात हैं, आप स्टीफेंस से पढ़े लिखे हैं। स्टीफेंस के बारे में लोग कहा जाता है कि ओ यू हिंदी पीपल ऐसे करके बात करते, बावजूद इसके आपने हिंदी क्यों चुना? मैं अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और मुझे उस ज़मीन से कोई विस्थापित नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि जिस ज़मीन से मुझे कोई विस्थापित नहीं कर सकता, तो उससे जुड़े रहने का, सतत तौर पे जुड़े रहने का, ये एक बहुत बड़ा साधन है। और मैं अपने आप को बहुत समृद्ध महसूस करता हूँ। और मैं आपको अनंत एक चीज़ बताऊँ कि मेरा ये बहुत गहराई से मानना है कि भाषा में विविधता और भाषा की विविधता आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करती है। तो मैं जितनी हिंदी लिखता हूँ उतना ही अंग्रेज़ी भी लिख सकता हूँ और लिखता हूँ। और अंग्रेज़ी में भी 2-3 ड्राफ्ट पड़े हुए हैं, अब वो समय की कमी के कारण वो नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, लेकिन अंग्रेज़ी भी लिखता हूँ। लेकिन हिंदी में लिखने का सबसे बड़ा ये कारण ये है कि मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ अपनी ज़मीन से, इसके माध्यम से। और मेरी एक अपनी शिकायत भी है कि जिसके बारे में मैंने बहुत संक्षेप में चर्चा की कि हमारा जो साहित्य है, हिंदी का जो साहित्य है, वो अपनी संभावनाओं तक पहुंच नहीं पाया है। अब इसके लिए तो फिर 2-3 सेशन की ज़रूरत होगी। लेकिन चूंकि मैं हिंदी साहित्य से शुरुआत से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत गहराई से इस दुख को महसूस करता हूँ। अब बताइए, इतना बड़ा हिंदी 60 करोड़ लोग बोलते हैं कम से कम, और क्या है, मतलब नोबेल प्राइज़ के लिए निर्मल वर्मा जी का नाम गया तो लौट करके आ गया, तो फलाना हुआ। आप ज्ञानपीठ का ही उसका अनुपात देख लीजिए उसके हिसाब से। या फिर अरे 2-4
मतलब देखिए, एक ज़माना था जब लघु पत्रिकाओं का बहुत अच्छा दौर हिंदी साहित्य में चला था और बहुत अच्छा काम हुआ लघु पत्रिकाओं के माध्यम से। लेकिन लघु पत्रिकाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या थी उनकी पहुंच। वो मैंने तो देखा हुआ, हमारे मित्र थे, उस पत्रिका को मैं भी सपोर्ट करता था। विजयकांत जी, आपने नाम सुना होगा, कहानीकार अच्छे। वो पुरुष करके एक पत्रिका निकालते थे, खुद बैठ करके वो लिफाफा बना रहे हैं और उसको भेज रहे हैं। तो पहुंच उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो अब हिंदी पट्टी में साहित्य के लिए क्या किया जाए, साहित्य कैसे और समृद्ध हो सकता है, इस पर बहुत ज़्यादा सोच जारी हुई नहीं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप तो आपकी इस किताब पर लौटूंगा, एक इसी से एक सप्लीमेंट्री पूछ लेता हूं आपसे कि इसका समाधान क्या है। थोड़ा मतलब जो बहुत विस्तार का समय नहीं है हमारे पास, लेकिन आप जो कह रहे हैं हिंदी पट्टी में, और मतलब एक ऐसे पाठक, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बहुत अच्छे पाठक भी हैं और बहुत पढ़ते हैं त्रिपुरारी जी, तो इनकी जो पीड़ा है, क्योंकि ये विश्व साहित्य भी पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य भी पढ़ते हैं, तो इसलिए इनके साथ ये जो बोल रहे हैं इनकी पीड़ा है, इसका निदान क्या हो सकता है, कैसे हिंदी को समृद्ध किया जा सकता है? देखिए, हिंदी को समृद्ध करने के लिए पहले तो जो हमारे संस्थान हैं, जो संस्थाएं हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है उसको देखना होगा। और संस्थाओं से मैं साहित्य अकादमी और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो मूल है विश्वविद्यालय। हाँ, विश्वविद्यालय कोई पढ़ता है, हिंदी जो संकाय हैं वहाँ पे कौन लोग हैं, पढ़ाने वाले नहीं, पढ़ने वाले कौन लोग हैं, और जो पढ़ने वाले लोग आते हैं उनके लिए साहित्य को रोचक बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और कहते हैं ना कि जब स्पोर्ट्स में आपको यहाँ खेलने के लिए भेजा जाता है, वहाँ खेलिए, जितनी प्रतिस्पर्धाओं में आप भाग लेते हैं उतना ही निखरते हैं। निखरने का वो एक माध्यम होता है विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेना। तो उसी तरीके से मैं यहाँ प्रतियोगिता की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विभिन्न मंचों पर आने, आदान प्रदान, मतलब प्रतियोगिता में नहीं कह रहा हूँ, मैं आदान प्रदान की बात कर रहा हूँ। अब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उससे हिंदी को क्या होता है? कुछ भी नहीं। चाहे जो भी फेस्टिवल होते हैं, मैं तो देखता हूँ, मैं तो जाता रहता, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन देखा तो है हमने। तो ये तो जो आदान प्रदान जब तक नहीं बनेगा, इसका सिलसिला नहीं बनेगा, जब तक जो छात्र है आपके हिंदी संकायों में, उसके लिए आप रोचक वातावरण नहीं तैयार करेंगे, साहित्य को पढ़ने का वातावरण नहीं तैयार करेंगे, तब तक ऐसे ही है। एक आध लोग निकल जाएं तो निकल जाएं। एक आध लोग तो खैर कहीं से भी निकल सकते हैं और बगैर किसी उसके भी निकल सकते हैं। एक जगह इस पुस्तक में बहुत कभी कभी इस पुस्तक का लेखक बहुत साइंटिफिक भी हो जाता है। एक तरफ वो जब वो आज़ादी के पहले की बात करते हैं तो बहुत दकियानूसी समाज की बात करते हैं, जब फिर आगे बढ़ते 56-57 और कलकत्ते जाने की बात करते, उसके बाद उनके बाबा उन्नत किस्म की खेती भी करने लग जाते हैं। तो आप तो फिल्मों से जुड़े हुए, आपको लगता नहीं है कि ये जंप है, वीडियो जंप की तरह नहीं है? ये एकदम नहीं है। वो जो शर्मा जी का पूरा चरित्र है जी, वो अपने आप में यूनिक है। वैसे लोग मिलते नहीं हैं, वैसे व्यक्तित्व आपको समाज में मिलेंगे नहीं, और वही इसकी यूएसपी है, इस किताब की यूएसपी जो है वो शर्मा जी का चरित्र है। तो वो दैट इज लाइक ए ट्रिब्यूट टू माय लेट फादर, इफ यू वांट टू नो, है ना। वैसा व्यक्तित्व है, बहुत कुछ है उनके व्यक्तित्व में जिनको आप कोस सकते हैं, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये उचित नहीं था, फलाना था, चिलाना था, लेकिन उस किस्म का व्यक्तित्व अब मिलता नहीं है। गाँवों से वो विलुप्त हो चुका है, हमारे गाँवों से वो विलुप्त हो चुका है। जिसकी सोच, जिसकी चिंताएं अपने समय से बहुत आगे की, और जिसको उस समय का समाज बहुत बढ़िया से समझ नहीं पाया। इसमें मैंने बहुत विस्तार से दिया है, कैसे वो गांव में रहते भी थे लेकिन कोई उनसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता था, और मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो उनके व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं। तो वो तो एक विलुप्त प्राय व्यक्तित्व है। तो उस विलुप्त प्राय व्यक्तित्व को मैंने सोचा कि कम से कम इस डॉक्यूमेंट में तो मैं ज़रूर कैप्चर कर लूँ,
और कैप्चर ऐसे तरीके से जिससे कि पाठक को कहीं से वो ना लगे, इम्पोजिंग ना। हाँ, इम्पोजिंग ना लगे। और वो शर्मा जी मतलब वो आज़ादी के आसपास ही बीएचयू में पढ़ रहे थे जब उनकी शादी की बात हो रही थी। तो बीएचयू में पढ़ा लिखा एक नौजवान गांव चला आता है और फिर अपनी पूरी जिंदगी वो अपने समाज में इस तरह से जीता, इसका वर्णन आपने किया। और अच्छा मैं एक सवाल और पूछूंगा इस किताब को लेके कि हालांकि मैं सबसे पूछता हूं लेकिन आपसे भी पूछूंगा, पाठक क्यों पढ़े आपकी कहानी? पाठक क्यों इसलिए पढ़े क्योंकि इसमें जितनी चर्चाएं हैं उससे पाठक अपने समाज के बारे में अपने ज्ञान को समृद्ध कर पाएगा और उसको पढ़ने का मज़ा मिलेगा। क्योंकि मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई भी प्रसंग इसमें ऐसा है जो आपको उबाऊ लगे, और जो भी कुछ लिखा है हमने वो सब धरातल की चीज़ें हैं। वो उससे आप अपने आप को भी समृद्ध कर सकते हैं, अपना जो ऐतिहासिक ज्ञान है उसको समृद्ध कर सकते हैं, आपका जो मनोविश्लेषणात्मक कौतूहल है वो भी इसमें बहुत जगह उस पर आपको दृष्टि मिलेगी। एक चीज़ मैं पूछना भूल गया, ये मेरा अंतिम प्रश्न होता है लेकिन मैं भूल गया तो छूट लेता हूँ। आप फिल्मों से जुड़े रहे हैं, आपने कहा भी, और आप मतलब भारत के सबसे प्रतिष्ठित जो फिल्मों की संस्था है पुणे में FTII, उसके निदेशक भी रहे हैं। इस किताब में मुझे कई बार ये लगा कि माधोपुर का घर में कई बार आपको भी लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं कि आप सीन लिख रहे हैं, वो फ्लो नहीं, मतलब फ्लो को छोड़ के आप सीन दर सीन इस तरह से जोड़ते हैं कि पाठक को लगता है कि अरे यार ये मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। जैसे मैं शर्मा जी के शादी का ही सीन अगर बताऊं तो उसमें जनवासे का सीन, उसमें नाच गाने का सीन, उसमें गुस्सा होने का सीन, उसमें हल्दी चढ़ाने का सीन, ये सब आपने सीन लिखा है। तो क्या इसको लेकर कोई फिल्मों की भी योजना बन रही है? आप बनवा दीजिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अतुल तिवारी से मैंने चर्चा की जी, तो वो तो गायब ही हो गए हैं, पता नहीं, मुझसे कहूँगा अगर कोई बनाना चाहे तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि इस पे बहुत सारे सीन और बहुत सारे, मतलब ऐसा लगता है कि आपके आंखों के सामने एक फिल्म चल रही है पाठक जब इसको पढ़ता है तो। और ये मैं तो अभी आज के हिंदुस्तान के फिल्मकारों का तो मैं शिक्षक रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत तो वो आएगा ना हमारी किताब में। और देखिए पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में मेरा अच्छा वो 5 साल का दौर रहा, करीब 4.5 साल का, और वहाँ पे पहले स्क्रीन प्ले राइटिंग का कोर्स नहीं होता था। अच्छा, और यही बात मुझे बराबर लगती थी कि जब कहानी ही न बने तो क्या सिनेमा हम बना पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए हमने वहाँ पे स्क्रीन प्ले राइटिंग का कोर्स शुरू करवाया, और वहाँ के पढ़े हुए बच्चे अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बम्बई के सिनेमा में बहुत सारे राइटर्स हैं हमारे यहाँ के पास आउट किए हुए, लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ कि जो उसकी जगह होनी चाहिए वो जगह उसको अभी मिली नहीं है। स्क्रीन प्ले राइटिंग को जो जगह मिलनी चाहिए वो। अमेरिका में तो लड़ ही रहे हैं सब, भारत में भी लड़ाई करके ही हक लेना पड़ेगा लेखकों को, मुझे ऐसा लगता है। आप दैनिक जागरण के स्टूडियो में आए, आपने हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत आभार। और मैं दर्शकों को ये कहूं कि माधोपुर का घर, त्रिपुरारी शरण लेखक हैं, राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है ये किताब। इसका मूल्य 299 रुपये है, और ये सारे कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ उपलब्ध है। तो आप माधोपुर का घर खरीदिए, मंगवाइए, पढ़िए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करिए। दैनिक जागरण में भी इसके बारे में जब प्रकाशित होगा सोमवार को तो आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। QR कोड से स्कैन करके आप पूरी बातचीत सुन पाएंगे। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। त्रिपुरारी जी, आपका भी आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत रोचक वार्तालाप रही और इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत।